तो मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अटैक ऑन टाइटन के अलावा कोई बेस्ट एनिमे है ही नहीं। ऑफ कोर्स अटैक ऑन टाइटन इज बेस्ट, लेकिन कुछ ऐसे मास्टरपीस भी एग्जिस्ट करते हैं जिसे कोई जानता तक नहीं है। इन एनिमेस की पेसिंग और कैरेक्टर्स इतने रियल हैं कि आपको अपने लाइफ के डिसीजंस पर शक होने लग जाता है। स्पेशली नंबर 1 वाला, वो तो इतना अंडररेटेड है कि उसके बारे में भी बात करते हुए डर लगता है कि कहीं पे ये मेन स्ट्रीम ना हो जाए। इस लिस्ट में नंबर 10 पे है लिंक क्लिक। क्या हो अगर आप एक फोटो के अंदर जाकर पास्ट बदल सको, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये हो कि एक छोटी सी गलती और पूरा प्रेजेंट तबाह हो जाएगा। तो स्टोरी दो लड़कों के अराउंड रिवॉल्व करती है। चैंक और लू दोनों मिलकर एक छोटी सी जगह चलाते हैं, टाइम फोटो स्टूडियो। लोग उनके पास आते हैं ओल्ड फोटोग्राफ्स लेकर एंड यहाँ से स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। चैंक के पास ये पावर होती है कि वो फोटोज के अंदर एंटर कर सकता है। जब वो फोटो में जंप करता है तो वो उस फोटो लेने वाले इंसान की बॉडी में चला जाता है और लू जो होता है वो बाहर रहकर उसको गाइड करता है। उनका मिशन होता है कि किसी के रिग्रेट को समझना, किसी इन्फॉर्मेशन को ढूंढना या फिर पास्ट के किसी मूवमेंट को विटनेस करना। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है जो इस पूरे एनिमे को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, वो है पास्ट को तुम चेंज नहीं कर सकते। इसके हर एपिसोड में तुम न्यू कैरेक्टर्स की लाइफ को देखते हो। कभी एक स्ट्रगलिंग फादर होता है, कभी एक लोनली ऑफिस वर्कर होता है, कभी एक ऐसा फ्रेंड होता है जिसे काफी रिग्रेट्स होते हैं एंड तुम लिटरली उनकी लाइफ के अंदर एंटर करते हो एंड जिसकी वजह से तुम लोग उन सब लोगों के साथ इंपैथी फील करते हो। एंड लिटरली जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे पता ही नहीं है कि दूसरे इंसानों की लाइफ में कितना ज्यादा पेन होता है। लिंक एंड क्लिक की डायरेक्शन इंसेनली स्मार्ट है। सीन ट्रांजिशंस बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कैरेक्टर डोर क्लोज करता है तो नेक्स्ट सीन में डोर ओपन होता है दूसरी टाइमलाइन में, और यही एडिटिंग स्टोरी को बहुत ज्यादा स्मूथ और इमर्सिव बना देती है। एंड सबसे ज्यादा जिस चीज से तुम कनेक्ट करने वाले हो वो ह्यूमन रिग्रेट्स होने वाले हैं। इस एनिमे के हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई मोमेंट होता है जहां वो सोचता है कि काश मैं उस दिन कुछ और कर लेता। एंड लिंक क्लिक एग्जैक्टली उस फीलिंग को एक्सप्लोर करता है। तुम लोग इस एनिमे को जरूर देखो। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की डिटेल्स तुम लोग को कमेंट्स में देखने को मिल जाएंगी। वहीं पे सब कहते हैं कि अटैक ऑन टाइटन बेस्ट वॉर एनिमे है, जो कि ऑफ कोर्स है। लेकिन क्या तुम लोगों ने 86 देखा है, जहाँ पे इंसानों को इंसान समझा ही नहीं जाता और उन्हें मारने के लिए बॉर्डर पे भेज दिया जाता है। अगर मैं 86 को सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं तो ये सिर्फ एक वॉर एनिमे नहीं होने वाला। इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन, सैक्रिफाइस और ह्यूमैनिटी को लेकर स्टोरी काफी डिटेल्स में बताई गई है। इस एनिमे को देखते वक्त तुम्हें अटैक ऑन टाइटन जैसी वॉर टेंशन और कोड गियर्स जैसी पॉलिटिक्स बहुत डीपली फील होती है। स्टोरी एक कंट्री सैन मैग्नोलिया में सेट है। गवर्नमेंट क्लेम करती है कि वो एक एनिमे एम्पायर से फाइट कर रही है एंड वो भी कंप्लीटली अनमैन्ड ड्रोन से। इसका मतलब होता है कि आर्मी में से कोई भी सोल्जर नहीं मर रहा, लेकिन सच इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। उन ड्रोन्स को एक्चुअली कंट्रोल कर रहे होते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसे सोसाइटी 86 कहते हैं। ये लोग सेम कंट्री के सिटीजन होते हैं, लेकिन उन्हें इंसान नहीं समझा जाता। उन्हें घेटोज में रखा जाता है और उन्हें वॉर में भेज दिया जाता है। बेसिकली दे आर फोर्स्ड टू फाइट एंड डाई। सबसे पहले जब तुम लोग 86 को देखते हो तो तुम्हें सिस्टम पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सोसाइटी ओपनली रेसिज्म कर रही होती है एंड उसको जस्टिफाई भी करती है। एंड जिसको देखते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं। उसके अलावा तुम लोग को इसके कैरेक्टर से काफी अटैचमेंट होने वाली है। स्पीयरहेड स्क्वाड के कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा डीप लिखे गए हैं। हर मेंबर की पर्सनैलिटी और बैक स्टोरी एनिमे स्लोली रिवील करता है, और जब वॉर सीन्स आते हैं तो तुम्हें जेन्युइनली डर लगता है कि तुम लोग का फेवरेट कैरेक्टर कोई मर ना जाए इसमें से। उसके अलावा 86 की डायरेक्शन इंसेन लेवल पे सिनेमैटिक है। 86 सोल्जर्स अपनी कंट्री के लिए फाइट करते हैं, लेकिन उन्हें ऑफिशियली एग्जिस्ट भी नहीं माना जाता एंड ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा पेनफुल लगता है। उसको भी तुम लोग जरूर ट्राई करो। एंड वहीं पे अगर तुम लोग को चांस मिले कि तुम लोग 27 साल की अपनी नाकाम जिंदगी छोड़कर दोबारा से हाई स्कूल स्टूडेंट बन जाओ, तो क्या तुम अपनी गलतियां सुधार पाओगे? रियल लाइफ उन सब के लिए है जो लाइफ में थोड़ा लॉस फील कर रहे हैं। तो रियल लाइफ एक ऐसा एनीमे है जो कि एक्शन या फैंटेसी के बारे में नहीं है। ये लाइफ, रिग्रेट्स, एडल्टहुड और सेकंड चांसेस को बहुत ज्यादा फोकस में लाता है। इसके मेन कैरेक्टर है अराता, जो कि 27 साल का है, लेकिन उसकी लाइफ कंप्लीटली मेस हो चुकी है। जॉब चली गई है, इंटरव्यूज फेल हो रहे हैं और सोसाइटी उसे लूजर समझने लगी है। एक दिन उसे मिलता है एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का बंदा। वो अराता को एक एक्सपेरिमेंट ऑफर करता है, रियल लाइफ प्रोग्राम में अराता को एक स्पेशल पिल दी जाती है जिससे वो 17 साल का स्टूडेंट बन जाता है और फिर उसे 1 साल के लिए दोबारा हाई स्कूल लाइफ जीनी होती है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि ये एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है, कोई नहीं जान सकता कि वो एक्चुअली 27 साल का है। एंड यहाँ से स्टार्ट होती है सेकंड लाइफ की स्टोरी। इस एनिमे को देखते वक्त इसकी सबसे पावरफुल चीज जो तुम लोग को फील होगी वो इसकी रिलेटेबिलिटी होने वाली है। अराता जब हाई स्कूल में वापस जाता है तो वो रियलाइज करता है लोगों की इनसिक्योरिटी, सोशल ऑकवर्डनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कितने बुरे तरीके से तुम लोग के फ्यूचर को अफेक्ट कर सकती है। एंड जिसको देखते हुए मुझे भी ऐसा महसूस होने लग गया था कि अगर मुझे ये सब पहले समझ में आ जाता तो मेरी लाइफ भी काफी अलग हो सकती थी। ये फीलिंग बहुत ज्यादा रियल लगती है रियल लाइफ को देखते वक्त। इसके अंदर की जो नेचुरल डायलॉग राइटिंग है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। कैरेक्टर्स जो है वो एनिमे स्टाइल एग्जैजरेटेड नहीं लगते। तो अगर तुम भी स्टूडेंट हो तो तुम्हें ये रियलाइज होगा कि स्कूल लाइफ एक्चुअली कितनी वैल्यूएबल होती है, और अगर तुम कभी फ्यूचर में स्ट्रगल फील करोगे तो तुम्हें अराता की जर्नी याद आएगी। इसलिए तुम लोग को ये एनिमे
जरूर देखना चाहिए। वहीं पे क्या हो कि एक ऐसा आइलैंड हो जहाँ पे लोग अपने ही शैडोज यानी कि परछाई से मारे जा रहे हैं। तो यस, मैं बात कर रहा हूँ समर टाइम रेंडरिंग की। ये एनिमे एक पीसफुल आइलैंड स्टोरी से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे एक डार्क साइकोलॉजिकल मिस्ट्री बन जाती है। इसमें तुम लोग को टाइम लूप्स, हॉरर मिस्ट्री, इमोशनल कनेक्शंस और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। इसके मेन कैरेक्टर है शिनपी। वो अपने चाइल्डहुड आइलैंड वापस आता है क्योंकि उसकी क्लोज फ्रेंड उशियो की डेथ हो गई है। ऑफिशियली सब कहते हैं कि ये एक इंसिडेंट था, लेकिन शिनपी को कुछ अजीब चीजें नोटिस होने लगती हैं। लोग विस्पर कर रहे हैं शैडोज के बारे में और आइलैंड पर एक र्यूमर है कि अगर तुम अपना शैडो देख लो तो तुम जल्दी मर जाओगे। और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जहां शिनपी रियलाइज करता है कि समथिंग इज डीपली रॉन्ग ऑन दिस आइलैंड और उस मोमेंट के बाद स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। इसको देखते वक्त हर एपिसोड में तुम लोग को टेंशन बिल्ड होती हुई नजर आएगी। कभी कभी सीन नॉर्मल फील होते हैं और सडनली हॉरर एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाता है एंड तुम कॉन्स्टेंटली फील करते हो कि समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन। उसके अलावा इसकी जो डायरेक्शन और पेसिंग है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है। मिस्ट्री जो है वो स्लोली बिल्ड होती है, फिर अचानक से इंटेंस एक्शन हो जाता है एंड स्मार्ट प्लॉट रिवील्स होते हैं एंड इसलिए तुम लोग को एनिमे कभी बोरिंग फील नहीं देता। शिनपी रिपीटेडली ट्राई करता है कि वो अपने फ्रेंड्स को बचाए, आइलैंड का ट्रूथ फाइंड करे, लेकिन हर लूप में स्टेक्स और भी डेंजरस हो जाते हैं। तुम लोग को ये एनिमे जरूर देखना चाहिए। उसके बाद ये वाला जो एनिमे है ये कुछ शोनन हीरो की कहानी नहीं है जहाँ पे सब खुश रहते हैं। विनलैंड सागा एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपने बाप के कातिल के साथ बड़ा होता है सिर्फ उससे रिवेंज लेने के लिए। विनलैंड सागा को अगर मैं तुम लोग को एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो ये रिवेंज की स्टोरी से स्टार्ट होती है, लेकिन एंड तक ये ह्यूमैनिटी और पीस की स्टोरी बन जाती है। तो स्टोरी फॉलो करती है एक लड़के को जिसका नाम है थोरफिन। थोरफिन एक वाइकिंग वॉरियर का बेटा है। उसका फादर थोर्स एक लेजेंडरी वॉरियर था, लेकिन उन्होंने वॉर छोड़ दी होती है एंड अब उनका बिलीव होता है कि अ ट्रू वॉरियर डजंट नीड अ स्वॉर्ड। लेकिन एक ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद थोरफिन की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। उस मोमेंट के बाद उसका एक ही गोल बन जाता है रिवेंज, और रिवेंज के लिए वो ज्वाइन करता है एक ब्रूटल वाइकिंग मर्सनरी ग्रुप जिसका लीडर होता है एस्केलार्ड एंड यहाँ से काफी डार्क जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जब तुम लोग सीजन 1 देखते हो तो तुम लोग थोरफिन के अंदर प्योर गुस्सा फील करते हो। उसकी लाइफ का पर्पस सिर्फ एक ही होता है कि एक दिन वो उसको मारेगा और उस रेज की वजह से वो ग्रेजुअली अपनी ह्यूमैनिटी लूज करने लगता है। विनलैंड सागा की जो कैरेक्टर राइटिंग है वो इंसेनली वेल रिटन है, स्पेशली थोरफिन, एस्केलार्ड और कैनूट। हर कैरेक्टर का आर्क डीप और मीनिंगफुल रखा गया है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा चीज तुम लोग को कनेक्ट करेगी इस एनीमे से वो थोरफिन का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। वो एक एंग्री रिवेंज ड्रिवन बॉय से ग्रेजुअली एक इंसान बनने की जर्नी तय करता है जो समझता है कि वायलेंस से कभी पीस नहीं मिलता। तुम लोगों ने अगर अभी तक विनलैंड सागा नहीं देखा हुआ तो तुम लोग बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। तुम लोग इसको जरूर देखो। तो इस एनीमे को देख के लगता है कि ये बच्चों का शो है क्योंकि इसमें सब जानवर ही होते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी चाल है। ओड टैक्सी की स्क्रीन प्ले किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। अगर मैं तुम लोग को ओड टैक्सी को एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो ये एक सिंपल टैक्सी ड्राइवर की स्टोरी है जो धीरे धीरे एक डार्क क्राइम मिस्ट्री बन जाती है। इसका मेन कैरेक्टर होता है हिरोशी। वो एक खामोश इंट्रोवर्टेड टैक्सी ड्राइवर है जो कि टोक्यो में काम करता है। उसकी लाइफ काफी सिंपल होती है, पैसेंजर्स पिक करना, उनकी स्टोरी सुनना और सिटी में ड्राइव करना। लेकिन एक दिन पुलिस उसे क्वेश्चन करती है क्योंकि सिटी में एक मिसिंग गर्ल केस चल रहा होता है और समहाउ उडुकावा की टैक्सी उस केस से कनेक्टेड होती है एंड यहाँ से स्टोरी स्लोली रिवील होना शुरू हो जाती है। ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर किसी न किसी सीक्रेट में इन्वॉल्व होता है। और टैक्सी का बिगेस्ट हुक है मिस्ट्री कनेक्शंस। हर एपिसोड में तुम लोग अपने आप से सवाल पूछोगे कि ये कैरेक्टर भी इस केस से कनेक्टेड हो सकता है। इसके अंदर की जो डायलॉग राइटिंग है वो मास्टरपीस लेवल है। कैरेक्टर्स की कन्वर्सेशंस बहुत ज्यादा नेचुरल लगती हैं, वो काफी फनी भी होती हैं और क्लूज भी ड्रॉप करती रहती हैं अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो। सबसे ज्यादा कनेक्ट करने वाली चीज इस एनीमे में रियलिस्टिक ह्यूमन बिहेवियर है। कैरेक्टर्स परफेक्ट हीरोज जैसे नहीं हैं, वो सेल्फिश भी हैं, वो इनसिक्योर भी हैं और फ्लॉड भी हैं। तुम लोगों ने अभी तक अगर और टैक्सी नहीं देखा हुआ तो तुम लोग इसको जरूर ट्राई करो। तो अगर तुम लोग को मनी हेस्ट पसंद है तो ग्रेट प्रिटेंडर तुम लोग के लिए है। ये एक स्टाइलिश हेस्ट एनीमे है जहाँ पे स्मार्ट कॉन आर्टिस्ट दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स को ही लूटने की प्लानिंग करते हैं। इस एनीमे की वाइब बहुत ज्यादा डिफरेंट है, कलरफुल, स्मार्ट, फनी, स्टाइलिश और स्टोरी हर आर्क में एक बिग स्कैम यानी कि हेस्ट प्लान जैसी फील होती है। इसका मेन कैरेक्टर है माकोटो। वो जापान का एक स्मॉल टाइम कॉन आर्टिस्ट है जो कि लोगों को छोटी मोटी स्कैम से लूट कर सर्वाइव करता है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि चलो आज एक फॉरेनर को स्कैम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है वो जिस आदमी को स्कैम करने की ट्राई करता है वो एक्चुअली उससे 100 गुना ज्यादा बड़ा कॉन आर्टिस्ट होता है। उसका नाम होता है लॉरेंट। और उस मोमेंट के बाद एडामोरा ना जानते हुए एंटर कर जाता है एक इंटरनेशनल कॉन आर्टिस्ट ग्रुप में और फिर स्टार्ट होता है हॉलीवुड माफिया स्कैम्स, कैसीनो फ्रॉड, आर्ट स्कैम्स और इंटरनेशनल क्राइम बॉसेस को ट्रिक करना। ये एनीमे देखते हुए तुम लोग काफी फन एंड एक्साइटमेंट फील करोगे। ग्रेट प्रिटेंडर देखते हुए तुम लोग ऐसा फील होता है कि ये लोग अब क्या क्रेजी प्लान करने वाले हैं। हेस्ट प्लानिंग और ट्विस्ट बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग
एंटरटेनिंग होते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है और म्यूजिक है वो काफी मजेदार है। सीन्स काफी सिनेमैटिक फील करते हैं। कैमरा एंगल्स और ट्रांजिशंस का यूज काफी क्रिएटिव है। कभी कभी लगता है कि तुम एनिमे नहीं एक स्टाइलिश मूवी देख रहे होते हो। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा हो तुम लोग इसको जरूर ट्राई करो। उसके बाद बात कर लेते हैं सुकीगा कीरे की। तो अगर तुम लोग ओवर द टॉप स्टोरीज देखकर थक आ चुके हो तो तुम लोग सुकीगा कीरे जरूर देखो, जो कि दो मासूम बच्चों की लव स्टोरी के बारे में बताता है। अगर मैं सुकीगा कीरे को सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो ये एक एक्सट्रीमली रियलिस्टिक फर्स्ट लव स्टोरी है। तो स्टोरी फॉलो करती है कोटारो और अकाने को। दोनों सेम क्लास में होते हैं। शुरू में वही ऑकवर्ड आई कांटेक्ट होना, छोटी छोटी कन्वर्सेशन और नर्वस मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। बट क्योंकि दोनों शाय होते हैं तो सिंपल बातें भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होती हैं। इस एनीमे को देखते वक्त तुम लोग को प्योर इनोसेंट लव फील होता है। फॉर एग्जांपल मैसेज भेजने से पहले 10 बार सोचना, एक्सीडेंशियल हाथों का टच हो जाना, ऑकवर्ड साइलेंस, ये स्मॉल मूवमेंट्स ही बिग इमोशनल मूवमेंट्स बन जाते हैं तुम्हारे लिए। उसके बाद जो इसकी रियलिस्टिक डायरेक्शन रखी गई है वो काफी कमेंडेबल है। मोस्ट रोमांस एनीमे एग्जैजुरेटेड होते हैं, लेकिन सुकीगा कीरी डेलिबरेटली वेरी ग्राउंडेड डायरेक्शन यूज करता है। अगर तुम लोगों ने इसको नहीं देखा हुआ तो मेरे कहने पर इसको एक चांस जरूर देना एंड इसको जरूर देखना। उसके बाद बात करते हैं प्लूटो की। अगर प्लूटो का मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूं तो ये एक फ्यूचरिस्टिक डिटेक्टिव मिस्ट्री है जहां पे रोबोट्स और ह्यूमंस के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को एक्सप्लोर किया जाता है। ये एनिमे सिर्फ साइफाई नहीं है, ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल थ्रिलर, मिस्ट्री और फिलोसफी का मिक्स भी है। स्टोरी का मेन कैरेक्टर गिस्चित है, एक एडवांस्ड रोबोट डिटेक्टिव। स्टोरी सेट है फ्यूचर अर्थ में जहां रोबोट्स और ह्यूमंस को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि दोनों एक साथ रहते हैं। प्लॉट स्टार्ट होता है जब एक सीरीज ऑफ मर्डर होती है और मोस्टली हाईली एडवांस्ड रोबोट्स और कुछ ह्यूमंस उसके अंदर गुम होते हैं। कैसे जो होता है वो इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे रिवील होता है कि मर्डर्स के पीछे एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है और हर मर्डर का कनेक्शन ह्यूमन इमोशन और एआई एथिक्स से है। इसको देखते हुए तुम लोग सस्पेंस और टेंशन बहुत ज्यादा फील करने वाले हो। हर क्लू तुम लोग को कंफ्यूज कर देता है। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक प्लूटो नहीं देखा हुआ तो मेरे कहने पर इसको एक दफा जरूर ट्राई करो। एंड लास्ट एनीमे होने वाला है 91 डेज। अगर मैं 91 डेज को एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो ये एक डार्क माफिया रिवेंज स्टोरी है जहां हर बैटरियल और ट्रस्ट का हिसाब लिया जाता है। ये एनीमे सिर्फ एक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ये सोचने की गलती मत करना। मेन कैरेक्टर है इसका एंजेलो, जिसका फेक नाम एविलियो भी है स्टोरी के अंदर। स्टोरी सेट है प्रोहिबिशन एरा अमेरिका में, जब माफिया फैमिलीज अपनी टेरिटरीज और बिजनेस के लिए फाइट कर रही थी। एंजेलो की फैमिली माफिया के एक अटैक में मारी जाती है एंड उसका एक ही गोल होता है बदला लेना। अब इस रिवेंज के लिए वो इनफिल्ट्रेट करता है वेनिटी फैमिली में जिन्होंने उसकी फैमिली को मारा होता है और यहाँ से स्टार्ट होते हैं कैलकुलेटेड प्लान्स, ट्रस्ट और बैटरियल और साइकोलॉजिकल गेम्स। इसको देखते हुए तुम लोग को टेंशन और सस्पेंस फील होता है। अब क्या होगा, क्या प्लान फेल हो गया, ये सर्वाइव करेगा, ये सब तुम लोग कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हो। उसके अलावा इसकी जो आर्ट और सेटिंग रखी गई है दैट इज रियली कमेंडेबल। 1920s अमेरिका की वाइब परफेक्टली रिक्रिएट की गई है। ओल्ड माफिया टाउन, स्मोकी बार्स, नैरो स्ट्रीट, विजुअल डार्क और मेच्योर फील देते हैं और एग्जैक्टली माफिया नोड वाली तुम लोग को फील आती है। इसको देख के तुम लोग एक चीज जरूर कनेक्ट करोगे एंड वो है एंजेलो का इनर स्ट्रगल। रिवेंज के लिए वो सब सेक्रीफाइस करता है, लेकिन कभी कभी वो अपने मोरल से भी कंफ्लिक्ट फील करता है एंड ये टेंशन तुम्हें इमोशनली इससे बांध कर रखती है। तो जैसा कि मैंने तुम लोग को कहा था, अगर तुम लोगों ने इनमें से एक भी एनीमे देख लिया तुम लोग मुझे अगली दफा आगे सब्सक्राइब जरूर करोगे एंड जो लोग बहुत अच्छे हैं वो मुझे अभी से सब्सक्राइब कर दे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज। छोड़ो दुनिया को तुम हो जाए गुमसुम। ओके।